गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स हैं, जैसे मोराटोरियम पीरियड है, एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आई मीन। तो बहुत सारी प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में ये सारे शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो मैनी टाइम्स दे आर हैविंग क्वेरीज व्हाट वी मीन बाय देम। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट स्टूडेंट्स के साथ people who belongs to नॉन बैंकिंग फील्ड, व्हाट वी मीन बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए क्या है, या मोराटोरियम को लेके क्या चल रहा है। दो कंसेप्ट समझ लेते हैं, एनपीए होता क्या है, राइट। एनपीए एक्चुअली दो शब्द का कॉम्बिनेशन है, वन इज परफॉर्मेंस और दूसरा है एसेट। तो पहले समझते हैं परफॉर्मेंस क्या होता है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो से फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, तो अगर कोई स्टूडेंट है, इफ़ ही इज़ गेटिंग 80%, 90%, 95% मार्क्स, 70%, से फॉर एग्जांपल, तो हम यूज़ करते हैं कि इस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा है, ही इज़ परफॉर्मिंग गुड इन हिज एकेडमिक्स, राइट। दूसरा एग्जांपल कोट करें तो किसी के पास कोई बाइक है, तो बाइक अगर एवरेज बढ़िया दे रही है, उसका माइलेज अच्छा आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट बाइक इज़ डूइंग गुड, यानी उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ये तो रही परिभाषा, ये डेफिनेशन परफॉर्मेंस की। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम बोलेंगे गुड परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस इज हाई, राइट। और अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है या अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस खराब है। ये सिंपल सा मीनिंग है। अब आते हैं एसेट्स पर। तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स का टेक्निकल मीनिंग होता है कोई भी चल अचल संपत्ति, जिसको हम बोलते हैं एसेट, मतलब जिससे मुझे फायदा मिलेगा, दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी। अब हम बात करते हैं बैंकिंग के टर्म्स में कि बैंकिंग के लिए एसेट क्या होता है। बैंकिंग के लिए एसेट्स क्या होते हैं? जब मैं एज अ कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता हूं तो मेरे पास अधिकार है कि मैं उस पैसे को वापस बैंक से मांग सकता हूं। तो ये बैंक की जिम्मेदारी हुई। बैंक की जिम्मेदारी हुई, जिम्मेदारी का मतलब हो गया बैंक की लाइबिलिटी हुई। तो बैंक इसको किस तरीके से देखती है कि ये बैंक की लाइबिलिटी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने बैलेंस शीट में। तो जो भी एफडीज होती हैं, आरडीज होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होते हैं, इनको बोलते हैं हम लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, यानी लाइबिलिटी अकाउंट्स हैं। यानी जब भी कस्टमर मांगेगा तो बैंक को वो पैसा वापस करना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया, चाहे वो ऑटो लोन हो, चाहे वो मेडिकल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, किसी भी टाइप का लोन हो, जिसको हम टेक्निकली समझते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। तो किसी भी टाइप का जब लोन्स या एडवांसेस, चाहे कैश क्रेडिट हो, चाहे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो, जब बैंक किसी कस्टमर को देती है तो बैंक के पास अधिकार होता है, या हम इसको दूसरे सेंस में समझ सकते हैं कि कस्टमर को वो पैसा बैंक को वापस करना है। तो वो बैंक के लिए लोन जो है वो एसेट हो गया, क्योंकि वो कस्टमर को इंटरेस्ट के साथ वापस करना है बैंक को। तो ये मतलब होता है बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में कि जो भी लोन्स और एडवांसेस होते हैं वो बैंक्स के लिए एसेट होते हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट या परफॉर्मिंग एसेट्स। तो दो चीजें होती हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब वहीं आ रहे हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिनको हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं एनपीए। तो अभी हमने परफॉर्मेंस समझ लिया, एसेट समझ लिए। बैंकिंग के लिए परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं? वो लोन, वो एडवांसेस जिन पर टाइमली इंटरेस्ट आ रहा है, ईएमआईज आ रही हैं और प्रिंसिपल का अमाउंट हमारे पास आ रहा है। तो हम उनको बोलते हैं कि ये परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी इन एसेट्स पर टाइम टू टाइम हमारे पास ब्याज, इंटरेस्ट, ईएमआई टाइमली आ रही है, यानी ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी दीज एसेट्स बिलोंग्स टू द परफॉर्मिंग कैटेगरी। इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, परफॉर्मेंस एसेट्स हैं, ये परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, राइट। अब दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है कि जो लोन्स और एडवांसेस जिन पर इंटरेस्ट टाइम टू टाइम आना था, ईएमआई टाइम टू टाइम आनी थी, वो ईएमआई नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। जो इंटरेस्ट हमें मिलना था वो इंटरेस्ट हमें नहीं मिल रहा है, बैंक्स को नहीं मिल रहा है। उन कैटेगरी को, उन लोन्स को, उन एडवांसेस को हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट। तो ये तो रहा समझने के लिए कि परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिनको हम टेक्निकली बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो क्या है। बट अभी चलते हैं हम टेक्निकल डेफिनेशन की कि एक समय सीमा या एक टाइम लिमिट होगी जिसके बाद किसी भी एसेट को या किसी भी लोन को आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं।
ऐसे नहीं कि एक ईएमआई नहीं मिला या एक बार का इंटरेस्ट नहीं मिला तो आप उसको बोलेंगे कि या बैंक उसको कंसीडर करती है कि दीज आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए भी हम आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे हैं और आरबीआई की वेबसाइट पर जाने के बाद जो हमें टेक्निकल डेफिनेशन पता चलती है वो ये देखिए, आपको यहाँ अभी क्या है, अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यहाँ गिवन है। सी दिस पॉइंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डेफिनेशन इज गिविंग एंड दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरबीआई, राइट, rbi.org.in। तो वहाँ आप सर्च करेंगे, टेक्निकल डेफिनेशन आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की मिल जाएगी। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते साथ साथ एक्सप्लेन करते चलूंगा और टाइम लिमिट भी हम एक्सप्लेन करेंगे, टाइम लिमिट भी हम पैरेलली देखते रहेंगे, राइट। सो दिस इज टेक्निकलिटी। अगर देखें तो अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट और एनपीए वॉज डिफाइंड एज अ क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब किसी भी टाइप का लोन या एडवांस जो क्रेडिट फैसिलिटी है जिसका कि इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल हैज रिमेन्ड पास्ट ड्यू, यानी पेमेंट नहीं मिला है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम लिमिट तक अगर उसका पेमेंट हमें नहीं मिलता है, बैंक्स को नहीं मिलता है, हम उनको एनपीए की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, राइट। अब ईयर एंडिंग मार्च 31 बहुत क्लियरली यहाँ मेंशन है, ये टाइम पीरियड जो है स्पेसिफाइड है। 1993 में इट वाज 4 क्वार्टर्स, 1994 में इसको घटाकर इसको रिड्यूस करके 3 क्वार्टर्स कर दिया कि अगर 3 क्वार्टर्स तक या 4 क्वार्टर्स तक पेमेंट नहीं मिलता है एंड दैट पर्टिकुलर केस व्हाट इज, उस टाइप के लोन या एडवांस को हम एनपीए में काउंट करेंगे, राइट। 1995 में इसको रिड्यूस करके 2 क्वार्टर्स कर दिया, बट उसके बाद 2001 31 मार्च में जो इसकी डेफिनेशन थी इसको चेंज करके यहाँ कर दिया है कि किसी भी टर्म लोन पर अगर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 180 डेज, यानी 180 दिन से ज्यादा अगर पेमेंट नहीं होता है किसका, इंटरेस्ट का या इंस्टॉलमेंट का, तो हम उसको एनपीए की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अगर हम ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट फैसिलिटी की बात करते हैं तो भी 180 डेज तक अगर दोनों नहीं मिलते हैं या दोनों में से एक नहीं मिलता है तो भी हम उसको एनपीए में काउंट करेंगे, एनपीए की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अगर कोई भी डिस्काउंटेड बिल है या कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है जो परचेज किया है बैंक ने जिस पर ड्यू डेट से 180 दिन तक अगर नहीं मिलता है, सिमिलरली एनपीए में काउंट हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल का जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए या एग्रीकल्चरल लोन के लिए है, अगर नॉट एक्सीडिंग 2 हाफ ईयर्स यानी 6 महीने करके अगर पेमेंट नहीं होता है उसका, तो जो भी हार्वेस्ट सीजन है, जो भी आपका सीजन होता है एग्रीकल्चर का, उसके अकॉर्डिंग 2 हार्वेस्ट सीजन तक पेमेंट नहीं होता है, उस केस में आप उसको एनपीए में काउंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर टाइम पीरियड होता है। बट ये 2001 से 2004 तक था, 2004 में इसको दोबारा रिवाइज किया गया। अभी आज की डेट में प्रेजेंटली अगर हम बात करें टेक्निकली, तो टेक्निकली ये कहता है आरबीआई की जो वेबसाइट पे डेटा गिवन है कि कोई भी इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट दैट इज रिमेनिंग ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, अगर टर्म लोन के केस में 90 डेज तक अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट कंपोनेंट हो चाहे वो प्रिंसिपल पर ईएमआई हो, तो हम उसको एनपीए की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट जिसको हम एडवांस फैसिलिटी बोलते हैं, अगर उनमें भी कोई भी हमारा पेमेंट नहीं मिलता है 90 डेज तक, तो भी हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली फॉर द बिल्स परचेज डिस्काउंटेड, यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एग्रीकल्चरल लोन की कैटेगरी के लिए भी नॉट एक्सीडिंग 2 हाफ ईयर्स फॉर दी एग्रीकल्चरल एडवांसेस और लोन्स ग्रांटेड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस 90 डेज का प्रावधान है। और उसके अलावा अगर इनके अलावा भी किसी और टाइप का कोई भी और अकाउंट है जिस पर हमने किसी भी टाइप का लोन फैसिलिटी दे रखा है, उसका पेमेंट इंटरेस्ट का या ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, अगर वो हमें 90 दिन तक नहीं मिल रहा है ड्यू डेट से और टाइम एक्सटेंड करके 90 डेज से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको एनपीए की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। आई गेस ये कंसेप्ट एनपीए का और टेक्निकल डेफिनेशंस जो आरबीआई की वेबसाइट पर गिवन है, दोनों को समझने के बाद हमें एनपीए अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि एनपीए होता क्या है और क्या इसका इम्पैक्ट है। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू एवरीवन। अगर कोई और इसी तरीके का कोई शब्द हो या टेक्निकल बैंकिंग जार्गन हो
तो आने वाले वीडियोस में हम इसी तरीके से उनको भी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।